हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर टॉपिक का समरी बताऊंगा और जो भी टॉपिक है वो कैसे प्री और मेंस में इम्पोर्टेंट रहेंगी वो बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन ओपन है और जो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो हम आपको फाउंडेशनल कोर्स एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं और इसी के साथ मॉक टेस्ट फॉर प्री एंड मेंस, आंसर राइटिंग सेशन, ऐसे राइटिंग, वन ऑन वन मेंटरशिप जिसके तहत हम आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा फॉर ऑल द जीएस पेपर्स और जो भी क्लासेस कराई जाएंगी वो एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी। जो भी क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेंगी। तो आपको जैसे सहूलियत होता है आप उस हिसाब से जुड़ सकते हैं। और हमारा एक्जिया आईएएस एकेडमी का जो ऐप है वो प्ले स्टोर में अवेलेबल है और ऐप का नाम है एक्जिया एकेडमी। एक्जिया आईएएस एकेडमी नहीं, एक्जिया एकेडमी। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। फर्दर सभी चीज़ों को डिटेल्स में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, एन इनकम्प्लीट सोशल जस्टिस। तो अभी हमें पहले तो ये समझना होता है कि सोशल जस्टिस होता क्या है। तो सोशल जस्टिस को सिंपली अगर डिफ़ाइन किया जाए तो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, देश में जितने भी लोग हैं, उन सभी का जो आपका सोशियो इकोनॉमिक हमारे गुड्स है, सर्विसेज है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गई, आपका फिर सैनिटेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई। तो ये सभी चीज़ों का जब हम इक्वल और जस्टिफाइड तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सभी का जो ड्यू शेयर है वो प्राप्त होगा, उसी को कहा जाएगा सोशल जस्टिस। तो अभी ये आर्टिकल स्पेशली बात करता है एजुकेशन के फील्ड में कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न ऑलरेडी लाया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें गवर्नमेंट ने आपके आर्टिकल 15 में चेंजेस लाया था और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 को ऐड किया था, जिसके तहत ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की पॉलिसी रख सके फॉर सोशियो इकोनॉमी के लिए बैकवर्ड क्लासेस, फॉर एससी, फॉर एसटी। लेकिन इसको आज तक फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और प्लस ये जो आपका 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2005, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म भी किया था इन 2014, मतलब इसको अपहेल्ड भी किया था कि ये सही है, गवर्नमेंट इसके बिहाफ में एक्शंस ले सकती है, रूल्स बना सकती है। तो अमेंडमेंट तो आ गया। ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पार्ट 3 और उसमें जो राइट टू इक्वालिटी का जो कैटेगरी है 14 टू 18, उसके तहत 15 आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 आता है जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि गवर्नमेंट प्रोविज़न बना सकती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन को लेके। लेकिन इसके लिए जो प्रोविज़न बनना चाहिए वो अभी तक फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर काम करने के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी ओवरऑल क्या है, आपको इस आर्टिकल से पूरा जो सोशल जस्टिस का मुद्दा है उसको समझना ज़रूरी है। और इसी के साथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल अमर्त्य सेन साहब जो नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं, उनका जो व्यू है कि लोगों को फ्रीडम कब आएगा, जब डेवलपमेंट होगी। और डेवलपमेंट कौन से सेक्टर में? एजुकेशन में, हेल्थ में, इकोनॉमी में, सैनिटेशन में, मतलब हर फील्ड में लोगों को एम्पावर करना, उनका जो
कैपेसिटी है लोगों का उसको इंक्रीज़ करना। तो लोगों की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ होगी? जब लोग मेंटली और फिजिकली एबल बनेंगे। तो मेंटली कैसे एबल बनेंगे? थ्रू एजुकेशन, थ्रू बेटर एजुकेशन। और जो एजुकेशन होगा उसमें इक्विटी रहनी होगी। हर तबके के इंसान को एजुकेशन का एक्सेसिबिलिटी मिलना पड़ेगा, तब वो क्या होंगे? आपके मेंटली कॉग्निटिवली एम्पावर्ड होंगे। उसके बाद फिजिकली लोगों को फिट रहने के लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटी का एक्सेस होना ज़रूरी है, और इसमें भी इक्विटी रहना ज़रूरी है कि आपके जो लोग हेल्थ केयर से वंचित है उनको हेल्थ केयर देना होगा। तो इसीलिए क्या करना है, अभी ये तो सिर्फ हायर एजुकेशन के बारे में ये टॉपिक बात करता है, लेकिन आपको मेंस के लिहाज से ओवरऑल सोशल जस्टिस को समझना ज़रूरी रहेगा। और बाकी ये जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट है 2005, ये आपके प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रह सकता है। फिर कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया था? 15 सब क्लॉज 5। ओके, जो सोशो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस प्लस SC ST को आपके प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं ले सकती है अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5। ओके, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कब वैलिडेट किया था 93rd अमेंडमेंट को? ये सब क्या है, आप मेंस में लिख सकते हैं। ओके, और वेकम देखा गया है किसमें? इम्प्लीमेंटेशन में। और करंट न्यूज़ यही है कि इम्प्लीमेंटेशन में वेकम है। तो किसी आर्टिकल, अभी ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स में ऐसे डिफरेंट आर्टिकल है जिसको अगर इम्प्लीमेंट करना है रियलिटी में तो उसके लिए ज़रूरी आपके लॉज रूल्स बनाना ज़रूरी रहता है बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें और ऐड की जा सकती है उन सभी चीज़ों को ऐड किया गया है। अभी अगर UPSC स्टाइल अगर इनसाइट आपको लेना है तो किसी भी टॉपिक में आप ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक जनरल एग्जामिनेशन है। तो आपको जनरली क्या है, एक टॉपिक में डिफरेंट एंगल को दिखाना होता है। उसका लीगल एंगल क्या है, उसका पॉलिटिकल एंगल क्या है। तो इसका लीगल एंगल देखें तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 है, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के बारे में बात करता है फॉर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। पॉलिटिकल एंगल अगर देखें तो आपका जो अर्जेंसी होना चाहिए, जो पॉलिटिकल विल होना चाहिए, वो वीक है इसको इम्प्लीमेंट करने में। सोशल एंगल देखें तो आपके लैक ऑफ विल की वजह से या वीक विल की वजह से क्या है, आपके एक्सक्लूजन देखा जा रहा है सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का। फिर आपके इकोनॉमिक एंगल से देखें तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो सही नहीं है विदाउट इंक्लूजन। तो इंक्लूजन को लाना ज़रूरी है, इंक्लूसिव एजुकेशन होना ज़रूरी है, इक्विटी रहना ज़रूरी है, तभी सोशल जस्टिस आएगा। ओके, तो एथिकल कंसर्न अगर देखें तो एथिकली आप देखें तो सिर्फ अगर मेरिट बेस्ड चीज़ें हो तो वो फेयर नहीं रहेंगी। तो मेरिट तो होना ही है, मेरिट बेस में ही होगा, लेकिन इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या है, जो तबके के लोग पीछे रह गए हैं उनको भी, उनका रोल भी इंश्योर करना पड़ेगा, उनका पार्टिसिपेशन भी इंश्योर करना पड़ेगा थ्रू फेयरनेस। ओके, तो फेयरनेस किसको बतलाता है? जस्टिस को। ओके, तो जस्टिस क्या है? फेयरनेस है। तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। फिर इनोवेशन में आप इनोवेटिव आइडियाज़ के ज़रिए कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का फंड है उसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, जो आपके सोशियो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए लोग हैं उनके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनका पार्टिसिपेशन है उसके लिए हम CSR का जो फंड है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने चीज़ों को लिंक कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वी आर आउट ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट लूप। तो कल भी एक आर्टिकल हमने देखा था रिगार्डिंग हमारे स्टार्टअप्स के बारे में कि हमारे जो स्टार्टअप्स है इंडिया के, वो जो डीप टेक होता है उसमें अभी भी जितने डेवलपमेंट होने चाहिए उतना देखा नहीं गया है। तो ज़्यादातर जो डीप टेक है, अभी डीप टेक है क्या, तो डीप टेक इंक्लूड करता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन को, बायोटेक्नोलॉजी को, रोबोटिक्स को, क्वांटम कंप्यूटिक्स को। तो इन सेक्टर्स में जो बहुत ज़रूरी है फॉर सिविलियन पर्पसेस एज वेल एज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। लेकिन आज के समय पे आप अगर इंडियन स्टार्टअप्स को देखें तो वो
इन सेक्टर्स में ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है या सफलता हासिल नहीं कर पा रही है। और इसके पीछे का एक बड़ा वजह गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का R&D में स्पेंडिंग होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो बहुत ही कम है। तो GDP की तुलना में देखा जाए तो 0.64% लगभग स्पेंडिंग किया जाता है, जबकि USA हो, चाइना हो, इसमें लगभग 2-3% GDP का स्पेंडिंग किया जाता है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसीलिए आप देख सकते हैं जैसे चाइना लेड जो डीप सीक है कितना आगे बढ़ चुका है, जो चैलेंज कर रहा है ChatGPT जैसे AI प्लेटफॉर्म को। तो उसी तरह से क्या करना है, इंडिया को भी अपना देश में, हमारे देश में स्टार्टअप्स को डेवलप करवाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड है उसको बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि हम भी डीप टेक, हाई टेक को स्टार्टअप के ज़रिए डेवलपमेंट कर सके। उससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आएंगी, स्पेस सेक्टर में हम डेवलप करेंगे, डिफेंस सेक्टर में हम डेवलप करेंगे, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होगा, फिर हमारा जो करेंट अकाउंट का डेफिसिट देखा जाता है वो कम होगा, ट्रेड जो डेफिसिट है ओवरऑल वो कम होगा। तो ये सभी चीज़ें हम लिंक करके देख सकते हैं। और इसी के साथ क्या है, और बाकी क्या प्रॉब्लम बताई गई है कि वेंचर कैपिटल जो होता है, तो वेंचर कैपिटल क्या होता है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जैसे आपके टाटा हो गए, फिर अदानी अंबानी, तो ये जो भी बड़े टाइकून हैं, ये जब क्या करते हैं स्टार्टअप्स में ऊपर इंटरेस्ट देते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में अगर कंपनी आगे बढ़ी तो उसको एक्वायर किया जा सके। तो जो वेंचर कैपिटल का अवेलेबिलिटी है वो भी कम है फॉर दिस स्टार्टअप्स वर्किंग इन डीप टेक। तो इसीलिए क्या करना है, वेंचर कैपिटल को भी हासिल करना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो अभी ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल स्टार्टअप के ऊपर R&D को जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और प्लस आपका कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है उसको भी आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है। ओके, और ध्यान रखिएगा इसमें, और R&D के अगर हम कंपैरिजन देखें तो इसमें देख सकते हैं चाइना में 2.4% है, USA में 3.5%, इजराइल में तो 5.4%। तो उस हिसाब से तो हम बहुत अभी भी पीछे हैं, तो इसको आगे करना होगा, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, और प्री के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, वेंचर कैपिटल क्या है सीधा पूछ लिया जा सकता है, ऑलरेडी पूछा गया है। ओके, फिर आपके जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है वो पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। डीप टेक क्या है, ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं, क्या सोल्यूशन है वो दर्शाई गई हैं। तो इन सोल्यूशंस को भी आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में लिखना है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंडर 3 पॉइंट है, फिर फाउंडिंग इनोवेशंस के अंदर 3 पॉइंट है, इसको मेंशन कर सकते हैं। कल्चरल एंड माइंडसेट शिफ्ट में ये सारे पॉइंट दे सकते हैं। ओके, तो ये ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मुद्रा जो लोन स्कीम है उसके बारे में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको चलाई जाती है बाय सिडबी। ओके, तो गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना लिया था 2015 में, और इसका आज 10 साल कंप्लीट हो गया है। तो 2015 में लॉन्च किया था, तो इसीलिए क्या है, इसमें 2 आर्टिकल आज ली गई है। तो इन दोनों ही आर्टिकल से हम क्या करेंगे, MSME को समझेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस है वो हमारे देश में क्या करती है, लगभग 30% GDP में कंट्रीब्यूट करती है, फिर 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करती है, और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो MSME सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और MSME सेक्टर को आपके बूस्ट के लिए 2015 में PM मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया, ताकि जो हमारे MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और इसमें भी माइक्रो स्मॉल के ऊपर ध्यान देते हुए आपकी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को अवेलेबल करवाने के लिए मुद्रा योजना का लॉन्च किया गया। तो आप अभी जो MSME है आप ध्यान दीजिएगा, इसमें MSME में भी MSE जो है, मीडियम एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम को इसमें एक बार छोड़ दिया गया है। तो जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है वो हमारी देश में क्या कर सकती है, स्पेशली रूरल एरिया में, और जो टायर 2 और टायर 3 हमारे सिटीज़ या टाउन्स है उनके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा
मददगार साबित हो सकती है, ऑलरेडी हो रही है, लेकिन इसमें अभी भी क्या है, बहुत सारी लेक्यूनाएं देखी गई हैं, तो उनको दूर करना ज़रूरी है। तो इसमें स्पेशली आपके ये बताया गया है आर्टिकल में कि कैसे जो एमएसएमई लोन है उसने डिफरेंट सेगमेंट में डेवलपमेंट की है। ओके, फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं इसका इकोनॉमिक एंगल, तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट हुआ है, माइक्रो एंटरप्राइज लेड एम्प्लॉयमेंट देखा गया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ खुले हैं, रूरल जॉब्स खुले हैं, वुमेन एंड यूथ का एम्पावरमेंट हुआ है, सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन हुआ है विथ ई कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी वैल्यू डेवलप हुआ है, फिर हमारी जीडीपी को बूस्ट मिला है, 30% तक जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एमएससी सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, फिर फाइनेंशियल डिपेनिंग हुआ है, फिर सोशल एंगल से देखा जाए तो जेंडर एम्पावरमेंट हुआ है, कास्ट का एम्पावरमेंट हुआ है इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी, पोवर्टी एलिविएट हुआ है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में। ओके, एक इनकम ऑगमेंट हुआ है, लोकलाइज ग्रोथ देखा गया है, ग्रास रूट जो एस्पिरेशंस है वो आगे बढ़ी है, गवर्नेंस एंड पॉलिसी के लिहाज से देखें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बूस्ट आया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी इवोल्यूशन भी हुआ है थ्रू गवर्नमेंट। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर एथिकल एंगल अगर देखें तो जस्टिस एंड इक्विटी को इंश्योर किया गया है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया गया है, एथिकल लैंडिंग फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया है। तो ये सारी इसकी सफलताएं हैं, और इसकी अगर आप जो विफलताएं हैं या फिर जो लेक्यूनास रह गई हैं, आप इसी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भी जितनी सहूलियत आनी है उतनी नहीं आई है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट में बहुत एरिया में अभी भी क्या है, क्रेडिट फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। जो एमएससी सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, वो आपके इनफॉर्मल क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंट है। स्किल का जो डेवलपमेंट है, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी देखी गई है। फिर टेक्नोलॉजिकल जो लेवरेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, अभी भी ट्रेडिशनली ही काम कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, एमएसएमई बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो एमएसएमई किसी भी एंगल से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एथिक्स में भी पूछा जा सकता है। आप इसमें एंगल देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा कि एथिकल एंगल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएसएमई सेक्टर कैसे जस्टिस इक्विटी को इंश्योर कर रही है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर रही है, कैसे एथिकल लेंडिंग फ्रेमवर्क बना रही है, अभी भी क्या लेकुनास रह गई है, फिर गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ ले रही है, जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है। सोशल एंगल में कैसे सोसाइटी को एम्पावर कर रही है, जेंडर एम्पावरमेंट, कास्ट एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, ग्रास रूट एस्पिरेशन, ये पूछा जा सकता है। फिर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ओके, 10 मार्क्स के लिए। तो इसमें 1 2 3 4 और 5 पॉइंट आपके आ गए हैं, और इसके अंदर सब पॉइंट है ही। तो एक टॉपिक जो है आपको बहुत ही हॉलिस्टिकली देखना है, उसको कहीं भी पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अभी क्या है, मेंस के लिहाज से, फिर प्रीलिम्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। जैसे स्किल इंडिया सेंटर्स बनाए गए हैं, स्किल इंडिया मिशन क्या है, ये पूछे जा सकते हैं। ओके, फिर आपके और क्या पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, फिर जीईएम पोर्टल क्या है। ओके, फिर आपका ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। ओके, तो इसका जेनेसिस जो है एमएसएमई या फिर जो इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट का, इसका जेनेसिस आईआरडीपी से आया है। ओके, फिर आप इसमें और ये देख सकते हैं कि जो एमएसएमई को लोन दिया जाता है अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो उसमें कितनी कैटेगरी होती है। शिशु का कैटेगरी एक होता है जिसमें अप टू 50,000 दिया जाता है फर्स्ट टाइम के लिए। किशोर में फिर जब बिजनेस बढ़ जाएगा तो 50 टू 5 लाख दिया जाएगा लोन बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। फिर तरुण में 5 टू 10 लाख। ओके, फिर तरुण प्लस में 10 टू 20 लाख। तो ये क्या है, ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, और इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने आपका क्रेडिट गारंटी का फंड भी बनाया है, ताकि जो एमएसएमई है उनको बिना मॉर्गेज या फिर कम मॉर्गेज में लोन मिल सके। और कल को अगर वो डिफ़ॉल्ट भी करे, एमएसएमई जो है लोन का पैसा ना चुका पाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको चुका देगी। तो इससे क्या है, बैंक को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये नया बिजनेसमैन है, कल को अगर पैसा डुबा दिए तो बैंक का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर बैड लोन बढ़ जाएगा, तो उसको कैसे टेकल किया जाए। तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट एश्योर करती है बैंक को कि हम क्रेडिट की गारंटी लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, बियरिश ऑयल। तो बियरिश ऑयल का मतलब क्या होता है कि ऑयल का दाम घटना। ओके, और बुलिश ऑयल होने से प्राइस
बढ़ने के बारे में समझाया जाता है। तो ये बियर और बुल का कॉन्सेप्ट हम शेयर मार्केट में देखते हैं। तो बियर का मतलब शेयर मार्केट आपका गिर रहा है, बुल का मतलब उछल रहा है, आगे ऊपर चढ़ रहा है, वो समझाता है। तो बियर बुल के बारे में सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि बियर क्या है, बुल क्या है, स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें ये जो आर्टिकल है ये बात करता है कि जो यूएसए है, यूएसए ने जब ऑयल प्रोडक्शन अपना बढ़ाया तो उससे क्या हुई, जो ग्लोबल ऑयल प्राइस है उसमें बियरिश ट्रेंड देखा गया, मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो लो हो गया। तो अभी ये इंडिया के लिए कैसे मददगार रह सकता है, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो घट जाएगा कि हम सस्ते दामों में ऑयल खरीद सकेंगे, क्योंकि इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। लगभग 50 से 60% नेचुरल जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको इंपोर्ट करता है। और इससे क्या होता है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, रूपी डेप्रिसिएशन होता है। तो अगर सस्ते दामों में हम ऑयल खरीद पाएंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, रूपी का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, एक लिमिट तक रहेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकेगा, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो आपका लिमिट में रहेगा, 2 to 6% के अंदर रहेगा। फिर सब्सिडी एंड फिजिकल अर्थमेटिक में जो लॉसेस देखी जाती है, जो सब्सिडी बर्डन होता है गवर्नमेंट का, वो कम हो जाएगा। ओके, फिर आपका बूस्ट टू ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री में बूस्ट आएगा। ओके, तो प्रोडक्शन में जो डिक्लाइन देखा जाता है वो नहीं होगा। लेकिन अभी हम ये अपॉर्चुनिटी को कैसे गंवा रहे हैं, सस्ते दामों में जो ऑयल आ रहा है उसको, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का कैपेसिटी है वो बहुत कम है, कि हम एक बार तो क्रूड ऑयल सारा खरीद के आपका रिफाइंड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें इसको रिजर्व रखना होगा कहीं पे। तो उसके लिए अभी क्या है, जो हमारा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो रिजर्व का कैपेसिटी बहुत ही कम है। तो इससे इसीलिए क्या है, हम सस्ते दामों के ऑयल से ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इन फ्यूचर हमारा जो एसपीआर है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, उसको बढ़ाना ज़रूरी रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप, इस आर्टिकल में ये सभी चीज़ें, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये प्रीलिम्स में कभी पूछी जा सकती है। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई बास्केट में क्या क्या सामान रहती है, डब्ल्यूपीआई में क्या रहती है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा इसको। ओके, बाकी मेंस के लिए ये डेटाज आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जहाँ फिट बैठता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। बाकी इसमें ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी के लिए क्या की टर्म्स है, और ये जो भी टर्म है ये यूपीएससी बोल के नहीं, आपके डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, एशियन प्रीमियम क्या होता है, ओपेक प्लस क्या है, एनर्जी सोवरेनिटी क्या है, एनर्जी डिप्लोमेसी क्या है, तो ये सभी देखना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फॉर फार्मर्स मोस्ट एफटीए, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैन प्रूव टू बी अ ट्रैप। तो अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन किन देशों से चल रहा है, यूरोपियन यूनियन से, फिर इंग्लैंड से, फिर आपके न्यूजीलैंड से। ओके, तो इन रीज़न से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज होना बाकी है, और फिर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी चल रहा है विथ यूएसए। तो इसमें अभी ये जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, तो इसमें जो भी ट्रेड के बैरियर्स है, स्पेशली टैरिफ बैरियर्स, उनको हटाए जाने होंगे या फिर कम किए जाने होंगे। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज होता है तो उससे प्रॉब्लम क्या होंगी, स्पेशली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम अभी क्या करते हैं, हमारे डोमेस्टिक जो फार्मर्स है, हमारे जो देश के फार्मर्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूएसए, यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, इन सब देशों से जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आती है उनके ऊपर हम हायर टैरिफ रखते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे प्राइस में बिक सके और उनको चैलेंज ना आए फ्रॉम दिस प्रोडक्ट फ्रॉम यूएसए, ईयू, न्यूजीलैंड। तो अभी क्या है, इसके वजह से आप देख सकते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया बाय यूएसए। तो इसको अभी हम टेकल करने के लिए हमें भी जो टैरिफ है उसको घटाना होगा। लेकिन हम अगर टैरिफ घटाते हैं तो इससे क्या होगा, जो आपके प्रोडक्ट है फ्रॉम यूएसए, यूरोपियन यूनियन के देशों से, फिर आपके न्यूजीलैंड से, ये प्रोडक्ट हमारे देश में क्या करेंगे, आपके सस्ते दामों में बिकेंगे।
और ये प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी वाइज बढ़िया है और अफोर्डेबल भी रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो मार्केट में आएगा बाय आवर फार्मर्स वो नहीं बिक पाएंगे। इनसे क्या है, जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का हो, रूरल डिस्ट्रेस का, वो और बढ़ जाएगा। तो इसमें एक आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि यूएसए में जो एवरेज फार्मर का इनकम है एनुअल में $97,000 है लगभग, और गवर्नमेंट कितना सपोर्ट देती है, $1.5 ट्रिलियन। और यूएसए उल्टा हमें क्या करता है, आपका ब्लेम लगाता है कि हम जो सब्सिडी देते हैं फार्मर को उससे बिजनेस डिस्टॉर्ट होता है, इसीलिए वो डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन हमारा आप सब्सिडी देख सकते हैं 2.8 लाख करोड़, और हमारे इंडिया के जो फार्मर्स बंधु है उनके जो इनकम है आप देख सकते हैं $1,900 ओनली, जो काफ़ी कम है और सिर्फ गुजर बसर के लिए ही है। न्यूजीलैंड में आप देख सकते हैं $44,000। और इंडिया कितना कमाता है न्यूजीलैंड का, हमारे फार्मर्स लगभग 23 भाग का 1 भाग हम कमाते हैं, और ईयू में 1/11 कमाते हैं। ओके, 11 भाग का 1 भाग हम कमाते हैं, और इधर यूएसए का 60 भाग का 1 भाग हम कमाते हैं। तो कितना हम पीछे हैं अभी भी, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट डेवलप नेशन के, वो ज़्यादा क्वालिटी वाइज परफेक्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे पूरे जो इकोनॉमी है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और उसके ऊपर क्या है, हमारे जो फार्मर्स है सब स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा है। 85% जो फार्मर्स है वो स्मॉल फार्मर्स है। स्मॉल फार्मर का मतलब क्या हुआ, जिनका लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर या उससे भी कम है अभी के समय पे, आप देख सकते हैं। ओके, तो उससे क्या, अभी जैसे न्यूजीलैंड का जो डेयरी प्रोडक्ट है बहुत ही क्वालिटी वाइज अच्छा है, प्राइस वाइज भी अफोर्डेबल है, तो वो अगर इंडिया में बिना टैरिफ या लो टैरिफ के आता है तो वो हमारे डेयरी सेक्टर को कोलैप्स करवा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। इसीलिए क्या है, इंडिया जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो इन मुद्दों में आके हम अटक जाते हैं, क्योंकि हमें अपना डोमेस्टिक सेक्टर्स को भी देखना होता है। तो बाकी इसमें की जो फैक्ट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, वो दिखाई गई है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो एग्री में डिपेंड करता है 42.3%, एग्री जीडीपी का शेयर 18.2%, फार्मर सुसाइड के केस आप देख सकते हैं कितना डिस्ट्रेस है, 11,290 एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, जो बहुत ही चिंताजनक है। ओके, फिर सुसाइड बाय एग्री वर्कर्स आपके 1,12,000 प्लस है, 13 से लेके 23 के बीच में, 10 साल के बीच में। तो ये अगर हम फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए अगर हमारा टैरिफ कम करते हैं तो सुसाइड जैसी केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस बढ़ेगा, फार्मर इनकम स्टेक में आ जाएंगे। ओके, तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अभी हम ये भी नहीं है कि इसके लिए हम कोई मेजर नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे फार्मर्स को कम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में डिफरेंट आपके मेजर्स लेने हैं, ताकि हम फार्मर्स को क्या कर सके, जो उनकी कमज़ोरी रही है उनको जड़ से ख़त्म कर सके, और हमारे फार्मर्स को एम्पावर्ड बना सके, और जो उनका प्रोडक्ट है उनको और क्वालिटी वाइज परफेक्ट बना सके, ताकि हम बिना टैरिफ लगाए ही हमारे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज अफोर्डेबल बना सके, और इंटरनेशनल मार्केट में भी हम क्वालिटी वाइज अफोर्डेबल बना सके। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एग्ज़ाम में आएगा ही ये टॉपिक, एकदम निश्चित रहिए आप। ओके, इस तरह का कोई टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड आने ही वाला है। जीएस पेपर 1 सोसाइटी के लिहाज से, जीएस पेपर 2 पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आ गया द मुद्रा रेवोल्यूशन। तो ये आर्टिकल मैंने चर्चा कर दिया है ऑलरेडी, तो वही देख सकते हैं आप, शिशु किशोर तरुण, ओके, तरुण प्लस, ये सभी चीज़ें कैसे एम्पावर्ड किया सोसाइटी को, सभी चीज़ें मेंशन की गई है। बस ध्यान दीजिएगा कि हमने सेम चीज़ों को इसमें मेंशन नहीं किया है, ओवरऑल तो आइडिया सेम ही है, बाकी इसमें और भी अलग डेटास मेंशन की गई हैं, और भी इनिशिएटिव्स मेंशन किया गया है जो प्री और मेंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, पार्टी सेक्टर लैंडिंग हुआ है, इनफॉर्मल सेक्टर को बूस्ट मिला है, वुमेन लेड डेवलपमेंट हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैसे लोन प्रोवाइड कर रही है, सोशल कैपिटल कैसे डेवलप हो रहा है, ये देखना ज़रूरी रहेगा। फिर कैपेबिलिटी अप्रोच बताया था ना बाय अमित्य सेन जी, वो भी इसमें मेंशन किया है, जो अगले वाले आर्टिकल, जो पिछले आर्टिकल में मेंशन नहीं किया है, तो इसको लिंक करके पढ़िएगा। कैन स्टारलिंक बी अ गेम चेंजर?
तो स्टारलिंक इलॉन मस्क साहब का कंपनी है जो क्या करती है, आपका सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो स्टारलिंक जो कंपनी है, इनका जो लो अर्थ ऑर्बिट है स्पेस में, लगभग 500 किलोमीटर के लगभग में, उसमें लगभग 5000 से 7000 सैटेलाइट को लॉन्च किया है बाय स्टारलिंक, लेड बाय इलॉन मस्क। तो वो क्या कर रही है, वर्ल्ड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें अभी तक 100 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं और इंडिया भी जुड़ने वाला है थ्रू जियो एंड आपके एयरटेल। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है, एक तो इनको जो क्लियरेंस मिलना है वो अभी तक नहीं मिला है, और फर्दर अगर क्लियरेंस मिलने के बाद ये हमारे देश में बिजनेस करते भी है तो क्या है, आपके डिफरेंट रीजन को सर्व कर पाएंगे। ओके, जैसे आपके माउंटेनियस रीजन, फॉरेस्ट रीजन, डेजर्ट रीजन में, कोस्ट लाइन एरियाज़ में, बॉर्डर जोन्स में, ओके, ये इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कर पाएंगे। बाकी ऑलरेडी जियो और एयरटेल ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिसके वजह से क्या है, बहुत सारे इंटरनेट यूज़र्स हमारे देश में हैं जो बढ़िया से इंटरनेट को चला सकते हैं। लेकिन जिस एरिया में गैप है उसमें आपका स्टारलिंक मदद कर सकता है, जो अभी बताया ना, फॉरेस्ट, माउंटेन, ये सभी चीज़ में। बाकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, डिजिटल इंडिया, भारत नेट, पीएम गति शक्ति, इसमें ये स्टारलिंक से जो जुड़ेंगे हम, ये हमें बूस्ट दे सकता है। बाकी बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक आपका सर्विलियंस का प्रॉब्लम रह सकता है क्योंकि जो भी डेटा है वो बाहर में ही स्टोर होंगे। फिर आपका हमारे ऊपर जासूसी भी की जा सकती है, जो डेटा है उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो एक स्ट्रैटेजिक आपकी हमारे लिए डर रहता है, प्लस जो प्राइस है वो भी कितना कम्पिटिटिव होगा वो भी देखना ज़रूरी रहेगा। ओके, बाकी अभी तो हम बहुत ही ज़्यादा सस्ता इंटरनेट हमारे जो देश के दो बड़ी कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो बाकी इसको एक बार आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, प्री और मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया यूएई, अ बॉन्ड दैट गोज बियॉन्ड बिजनेस। तो इंडिया यूएई के बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छा है। ओके, 1971 के बाद से ही हम देख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सिर्फ इकोनॉमी के सेक्टर में ही नहीं, तो इसमें ये बात कहा जा रहा है कि बॉन्ड दैट गोज बियॉन्ड बिजनेसेस। तो अभी इंडिया की जो डायस्पोरा है वो आपके जो गल्फ नेशन से बहुत ज़्यादा है और बहुत सारा रिमिटेंसेस भी प्रोवाइड करती है। अभी हाल ही के समय पे यूएस सबसे आगे बढ़ गया, 27% शायद रिमिटेंसेस आते हैं टोटल। ओके, एक समय पे गल्फ हुआ करता था, 30% अबव था, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो डायस्पोरा है इंडिया की, गल्फ रीजन में काम करती है और जो क्या करती है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी लेवरेज देती है इंडिया को। और कल्चर वाइज भी देखा जाए तो इंडिया का जो बॉलीवुड है वो फेमस है। हमारे इंडिया के जो स्टार है शाहरुख खान, फिर सलमान खान फेमस है यूएई में। ओके, और बहुत सारे आपके जो कल्चरल अलाइनमेंट है ये देखी गई है। और आप यूएई में अगर देखें जो उनका एथनिसिटी का कंपोजिशन है उसमें लगभग 40% इंडियन एथनिसिटी के लोग हैं। तो इन सभी चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। तो जब भी हम आईआर के पर्सपेक्टिव से कोई भी क्वेश्चन देखते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपको उसमें सभी एंगल, इकोनॉमिक एंगल, फिर आपका कल्चरल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, एथिकल एंगल, सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी रहता है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है और आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए। ओके, तो कोई अगर डाउट रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा जो ये फ़ोन नंबर है 6002417488, इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए अलविदा।